एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ में। एनसीईआरटी में अभी तक हमने जो है वो क्लास 7th तक हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 7th हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी। अब देखेंगे ज्योग्राफी में यहाँ पर मेरे पास दो पीडीएफ हैं, एक तो ये वाला पीडीएफ है और एक ये वाला पीडीएफ है। तो ये जो पीडीएफ है ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, यानी 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उस नई शिक्षा नीति से पहले का ये पीडीएफ हमारे पास है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे तो आपको 79 पेजेस मिलेंगे तो इस पीडीएफ में, और इस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 68 मिलेंगे। तो यूनिट वाइज इसमें बांटा हुआ है। इसमें अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो इसमें 10 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 10 चैप्टर दिए गए हैं। और वहीं अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे केवल 7 चैप्टर। तो अगर यहाँ दोनों इंडेक्स में हम कंपैरिजन करें, पर्यावरण हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल और उसके अलावा मानव पर्यावरण, अन्योन्यन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, रेगिस्तान में जीवन, ये 7 चैप्टर इस वाले पीडीएफ में हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखेंगे पर्यावरण हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक एवं वन्य वनस्पति, मानव पर्यावरण, बस्तियाँ एवं परिवहन संचार, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन और रेगिस्तान में जीवन, ये यहाँ पर दिया गया है। तो हम दोनों चीज़ों को साथ साथ देखते हुए चलेंगे। दोनों पीडीएफ को हम लोग पहले जो है नए एडिशन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये नया एडिशन है और इस एडिशन से हम जो है इस एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी अगर आप ज्योग्राफी की पढ़ रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। ज्योग्राफी के लिए अगर सबसे बेस्ट सोर्स कोई है तो वो आपके पास एनसीईआरटी है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला चैप्टर है हमारे पास पर्यावरण के बारे में यहाँ दिया गया है। और दूसरी जो एनसीईआरटी है हमारे पास उसमें भी पहला चैप्टर पर्यावरण है। यहाँ पर लगभग चीज़ें जो है पहले चैप्टर में सेम है। तो हम इससे थोड़ा सा कलरफुल वाले पीडीएफ से पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियर दिखेगा और ज़्यादा अच्छे से हम इसमें फिगर वगैरह को देख करके समझ पाएंगे। तो इससे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं इसके परिचय पर। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। अब 2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ पर पर्यावरण के बारे में दिया गया। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है?
शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। यहाँ पर हमारे पास पर्यावरण के घटक दिए गए हैं। पर्यावरण के घटक अगर आप देखेंगे तो ये मानव निर्मित घटक हैं, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी मानव निर्मित घटक हैं। जबकि अगर आप देखेंगे जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया और सजीव जैव मंडल हो गया, ये हमारे प्राकृतिक घटक हैं। मानव के अगर हम आधार पर देखेंगे तो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये पर्यावरण के घटक हैं मानव के आधार पर। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा इसलिए हम वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया था, ये शिक्षक ने उत्तर दिया कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसलिए हम पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं, उससे कभी कभी पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सजीव जीवीय और अजीवीय के बारे में दिया गया है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति को लेकर के दिया गया है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर यानी से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो आप प्राकृतिक पर्यावरण समझते होंगे, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, आप पहले ही परिचित हैं इनसे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जिस परत पर हम निवास करते हैं उसे स्थलमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परिपर्टी है। और यहाँ अगर हम आगे देखेंगे तो इसके बारे में दिया गया है, जैसे यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है, यानी जो स्थलमंडल है हमारा वो चट्टान और खनिजों से बना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी जैसे हम स्थलमंडल के ऊपर स्थलाकृति देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ऐसी स्थलाकृति हमको जलमंडल के अंतर्गत भी पाई जाती हैं, समुद्र के अंदर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो भूमि जो है, भूमंडल जो है हमारा, जिस पर मानव निवास करता है, वो पृथ्वी की सबसे बाहरी प्रॉपर्टी है और यहाँ से सभी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, आओ कुछ सीखें। अपने आसपास स्थल को देखिए, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। तो आप देखेंगे कि कुछ भूमि जो है वो भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जा रही है, कुछ कृषि के लिए प्रयोग की जा रही है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आओ कुछ करके सीखें। अपने स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? तो ये प्रयोग वगैरह इसमें दिए गए हैं। ये भी यहाँ पर कुछ प्रयोग वगैरह दिए गए हैं। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है, यानी जो महासागरीय क्षेत्र है वो जलमंडल है। महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वो स्थलमंडल है, ये आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्थलमंडल है, ये जलमंडल है यहाँ पर, और ये आपका जैवमंडल है। तो जैवमंडल का मतलब होता है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों को मिला करके जो बनता है उसको जैवमंडल कहते हैं। ये आप समझते होंगे। माना अगर मैं यहाँ पर इसको छोटा सा दिखाना चाहूँ तो मैंने मान लिया कि ये जो है स्थलमंडल है, ये जो है आपका जलमंडल है और ये आपका वायुमंडल है। तो इन तीनों का कुछ कुछ एरिया, थोड़ा सा वायुमंडल का, थोड़ा सा जलमंडल का, थोड़ा सा जैवमंडल, थोड़ा सा जीवमंडल का, ये सारा एरिया अगर मैं ले लूँ थोड़ा थोड़ा, तो उससे जो ये क्षेत्र बनता है उसे हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो आप
जैवमंडल के बारे में पिछले अध्याय में भी या पिछली क्लास में भी आपने ज़रूर पढ़ा है, वो मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो वायु की परत है, चारों ओर जो परत है, ये परत वायुमंडल कहलाती है। यह वायुमंडल का काम क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वायुमंडल को अपने चारों ओर बना करके रखता है, वायुमंडल की परत को। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जैसे कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि वायुमंडल का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक करके रखता है। जैसे हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचा करके रखती है, और हमारे पास सूर्य का प्रकाश एक फिल्टर्ड फॉर्म में पहुंचता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल यानी सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है परितंत्र के बारे में भी। परितंत्र से भी आपके पास अगर पूछेगा तो परितंत्र का तात्पर्य हुआ वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर परितंत्र कहते हैं, ज़रूर इसको नोट करेंगे। परितंत्र क्या है? तो यहाँ पर आपके पास विस्तार में भी दिया गया है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं तथा सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस के आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे ताल को भी परितंत्र हो, छोटा सा छोटा ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो आप इससे परितंत्र को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यानी प्रत्येक स्थान की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ रहने वाले जीव, यानी सभी जगह पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवों का निवास होता है। कृषि वहाँ पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, या फिर वर्षा का संबंध भी उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार है। तो ये सभी हमारे पास परितंत्र का अंग है। आप इससे स्पष्ट कर चुके होंगे। क्या आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? ये आपको अच्छे से पता होगा। वस्तु विनिमय पद्धति क्या थी? तो पहले जो व्यापार होता था उसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। कोई एक सामान देकर दूसरा सामान ले लिया जाता था, इसको कहते थे वस्तु विनिमय पद्धति। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में दिया गया है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उस समय के साथ कई परिवर्तन की आवश्यकता बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक धन उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ
औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज एवं सर्दी के मौसम में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप जानते हैं कि पहले जो कृषि होती थी तो उस समय पर हमारे पास लोहा भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो कृषि में जो ज़मीन थी वो इतनी उपजाऊ, बिना लोहे के आविष्कार के, बिना लोहे के उपकरणों के आप खेती कैसे बढ़िया तरीके से कर पाओगे? आप ज़मीन को उफार ही नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। जब तक ज़मीन को उफार नहीं पाओगे तब तक उसमें खेती संभव नहीं। खेती होना संभव है, परंतु एक जो उपजाऊ भूमि है उसकी कुल उत्पादन क्षमता के बराबर कृषि कर पाना संभव नहीं है। तब तक उत्पादन कम होगा। जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ तो खेती में जो है उत्पादन बढ़ा। लोहे का आविष्कार होने से खेती में उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, लोहे के आविष्कार से क्या परिवर्तन हुआ? लोहे के आविष्कार से दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब खेती से जो अनाज उत्पन्न होता था वो अपने खाने से ज़्यादा उत्पन्न होने लगा। जब व्यक्ति के पास खाने से ज़्यादा उत्पन्न होने लगा तो उसका व्यापार करेगा, यानी अनाज दे करके वो दूसरी ज़रूरत की वस्तुओं को लेगा। 1 किलो गेहूं दे करके वो किसी से 1 किलो दूध ले लेगा। इस प्रकार की पद्धति का विकास हुआ जिसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, और धीरे धीरे ये औद्योगिक क्रांति के रूप में बदल गया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी को देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक से सभी बच्चों से कहा कि वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो इस प्रकार से हमारे पास इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी गई है। आप यहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से। परितंत्र क्या है, जो आपको पता चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए। ये जैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको जरूर आने चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है। जैसे परितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण दीजिए, स्थलमंडल क्या है, यहाँ पे जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, जैवमंडल क्या है, ये आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक परितंत्र इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे मरुस्थल हो गया, ताल हो गया, वन हो गया, इसमें से कौन सा नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल, धर्म, समुदाय। इसके अलावा ध्यान देना है आपको इन चीज़ों पर जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो आप क्वेश्चंस को देख करके भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं भाई, कि हमें क्या क्या नोट इस चैप्टर से बना लेने चाहिए थे, वो आपको यहाँ से भी समझ आ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ कुछ मिलाने के लिए दिया गया है, तो ये आप पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें भाई। पहले क्वेश्चन के ये सभी भाग हैं, दूसरे के ये भाग हैं, और तीसरे क्वेश्चन के ये आप ज़रूर अपने आप से सॉल्व करें जो भी आपने चैप्टर में सीखा है उसके बेस पर। तो यहाँ हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर आता है पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होंगी, निश्चित सी बात है। इसका पहला चैप्टर देखते हैं। तो इसके पहले चैप्टर में हमने सब ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने देख लिया है, घटक वगैरह हमने देख लिए हैं। लगभग पहले चैप्टर में सभी चीज़ें जो है वो समान है। आप जानते हैं कि पहले चैप्टर में हमने लगभग सभी चीज़ों को पढ़ लिया जो बिल्कुल समान है। तो आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर परिवर्तन वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहला चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हमारे पास आता है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी की आंतरिक भू संरचना को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये आपके ज्योग्राफी के फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ज्योग्राफी एकदम बेसिक से समझनी है तो उसके लिए ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी बच्चे ने ज्योग्राफी ध्यान से कभी पढ़ी नहीं है तो उसको यहाँ से काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएगा भाई।
तो ज़रूर इस चैप्टर में अपना एकदम अच्छे से फोकस बना करके रखें। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग, आपको ये वाला जो बताया गया है यहाँ पे, ये आपको नोट कर लेना है भाई, ज़रूर नोट कर लेना है। तो ये आपका पृथ्वी का क्रोड वाला हिस्सा है, ये आप देखेंगे तो ये पृथ्वी का क्रोड वाला हिस्सा है। ये आपका पृथ्वी का जो है वो मेटल वाला हिस्सा है, और ये पृथ्वी का आपका बाहर का हिस्सा है, इसको हम लोग बाह्य परपट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। जैसा आप प्याज देखते हैं तो प्याज में एक के बाद एक परत निकलती जाती है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी का निर्माण भी हुआ। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, यानी आप प्याज के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, प्याज का सबसे बाहरी छिलका है, उसको आप परपर्टी मान सकते हैं। यह पतली परत होती है, जैसे आप प्याज के बाहर की छिलके को देखोगे तो एक पतला परत प्याज पर होता है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल, यानी सीएल का मतलब सियाल जिसको हम लोग कहते हैं, सीएल या सियाल हम कहते हैं, तो सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से ये बनी हुई है। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो बाहरी परपट्टी है उसको सीएल कहते हैं, और सीएल जो है हमारा यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी परपट्टी जो है वो हमारे पास सीमा कहलाती है, तो इसको सीमे भी कहते हैं हम लोग, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि जो महासागरीय परपट्टी है वो किससे बनी हुई है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम से, और जो बाहरी परपट्टी है, यानी जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया प्याज का, जो सबसे बाहरी परपट्टी है पृथ्वी की स्थलमंडल वाली, वो आपकी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मेटल इसके ठीक नीचे होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, यानी पृथ्वी का लगभग केंद्रीय भाग जो है उसको क्रोड कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर की है। भाई उसका जो त्रिज्या होती है वो यहाँ पर कितनी होती है, 3500 किलोमीटर की होती है। अतः मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। तो क्रोड पार्ट को निफे कहा जाता है। इससे ऊपर महासागरीय जो परपट्टी है, इस महासागरीय पट्टी को हम सीमे कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली जो परपट्टी है इसको हम लोग सीएल कहते हैं। तो ये आपको तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। क्रोड को हम लोग निफे कहते हैं क्योंकि निकेल और फेरस से बनी है। इससे ऊपर जो महाद्वीपीय परपट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय परपट्टी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। और सबसे बाहरी परपट्टी जो है वो सिलिका और आपका एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसलिए उसे सीएल कहा जाता है। तो ये नोट कर लेना है आपको तीनों चीज़ें। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। भाई जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है वहाँ पे तापमान और दाब जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, यानी पृथ्वी का जितना जो है आयतन है, वॉल्यूम जितना है पृथ्वी का, उसका केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% मेटल है और 15% क्रोड है। ये आपको नोट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर दी होती हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये व्यवस्थित करके दी जाती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, सेल एवं खनिज। इससे भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। सेल एवं खनिज के आधार पर आपको मैंने बताया भी है और पहले ये चैप्टर पढ़ाया भी है कि 3 प्रकार के हमारे पास जो है वो सेल यानी चट्टानें होती हैं। सेल का मतलब चट्टान से है, जैसे यहाँ पे इग्नियस हो गया, जैसे सेडिमेंट्री हो गया, और जैसे मेटामॉर्फिक हो गया, यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित 3 प्रकार की हमारे पास
चट्टानें होती हैं। जो तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की सबसे बाहरी प्रॉपर्टी है वो जिससे बनी होती है उसको हम लोग सेल कहते हैं, उस खनिज पदार्थ को, यानी चट्टान कहते हैं। सेल विभिन्न रंग आकार के गठन की हो सकती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की, आग्नेय या इग्नियस, अवसादी या सेडिमेंट्री, कायांतरित या मेटामॉर्फिक। ये आपको ध्यान रखना है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ऊपर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। तो मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है वो जब पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है तो भूप्रपट्टी पर ठंडा होकर के फैल जाता है, और इस प्रकार से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आप यहाँ से ये भी समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा आता कहाँ से है। तो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है यानी केंद्रीय क्रोड है, वहाँ तापमान और दाब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ मैग्मा मौजूद है। और जब ये मैग्मा प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएगा तो इस तरीके से फैल जाएगा भाई, बाहर आकर के ठंडा होगा और ठोस होगा, कठोर हो जाएगा मैग्मा। उससे जो चट्टान बनेगी उसे अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानें क्योंकि मैग्मा के निकलने और ठंडे होने की प्रक्रिया में सबसे पहले बनती हैं जो चट्टानें, उनको हम लोग जो है चट्टानों के निर्माण में सबसे पहले जो चट्टान निर्मित होती है उन्हें आग्नेय या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं यहाँ आपके पास एक वीडियो भी सजेस्ट करूँगा मेरा, जो मैंने चट्टानों को लेकर के बनाया है और वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें, उससे आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं इससे। अब जो आग्नेय चट्टानें हैं वो सबसे पहले बनी हैं, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। दूसरा 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अच्छा भाई, ये भी समझना आवश्यक है कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल और अंतर्भेदी आग्नेय सेल में क्या अंतर है। तो ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं। माना मैं यहाँ पर जो है एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, तो अगर यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ये हमारी पृथ्वी है, माना पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है यानी जो क्रोड वाला पार्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मैंने कहा कि ये प्रपट्टी पर प्लेटें खिसकी, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर खिसकी, तो ये जो मैग्मा है ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर आना शुरू हुआ। ये मैग्मा इस प्रकार से पृथ्वी से बाहर आना शुरू हुआ और बाहर आकर के ये मैग्मा इस प्रकार से फैल गया और ठंडा होकर के कठोर हो गया। क्योंकि ये चट्टानें पृथ्वी की प्रपट्टी के ऊपर बन रही हैं यानी पृथ्वी से बाहर बन रही हैं, तो इनको हम बहिर्भेदी चट्टानें कहेंगे, इनको हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे भाई। ये आपके पास बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें हो गई। लेकिन जब ये मैग्मा पृथ्वी के केंद्रीय भाग से बाहर निकल रहा होगा उस समय पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैग्मा का कुछ भाग, उस समय पर आपको ध्यान रखना है कि मैग्मा का कुछ भाग जो है वो अंदर ही ठंडा भी हो सकता, वो अंदर ही जम जाता है, वो पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता है, वो पृथ्वी के अंदर प्रपट्टी के नीचे जम जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी की प्रपट्टी के नीचे मैग्मा से जो चट्टान बन जाती है यानी पृथ्वी की इस प्रपट्टी से नीचे जो चट्टान बन जाती है उन चट्टानों को हम अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे कि अंतर्भेदी क्या होता है और बहिर्भेदी क्या है। उम्मीद है मुझे कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप क्या इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट को लेकर के डाउट होता है तो ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर कि आपके सभी डाउट को क्लियर करूँ। आ जाते हैं चैप्टर पर वापस। तो यहाँ पर हमने बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट मैंने बताया था, जब लावा लगातार निकलेगा पृथ्वी से बाहर और प्रपट्टी पर लंबे समय तक जमता रहेगा तो एक मोटी चादर बना देगा कठोर प्रपट्टी की, उसे बेसाल्ट कहते हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से ही बना है। आप जो 3rd बैच के स्टूडेंट होंगे हमारे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे।
द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। आपको ध्यान रखने हैं भाई इस प्रकार के सेलों के उदाहरण। वो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ग्रेनाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। इसके अलावा लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो ये जो निर्माण प्रक्रिया में जैसे बनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया जिसका मतलब होता है आग। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट से लिया गया जिसका मतलब होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं तीनों शब्दों की उत्पत्ति। जीवाश्म क्या होते हैं, तो जीवाश्मों को हमको आगे पढ़ना ही है, बहुत आवश्यक है। जो चट्टानों की परत में दबे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई जीवाश्मों की उपस्थिति कहाँ होगी। जीवाश्मों की उपस्थिति वहाँ होगी जहाँ चट्टान लावा की प्रक्रिया से निर्मित नहीं होगी। ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। अगर लावा की प्रक्रिया से चट्टान निर्मित है तो वहाँ जीवाश्म की उपस्थिति नहीं देखने को मिलेगी हमें, और जहाँ जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होगी वहाँ पर आपको निश्चित सी बात पता है कि प्राकृतिक तेल वहाँ पर हमको उपलब्ध नहीं होगा। तो जीवाश्म आपको ध्यान रखना है किसको कहते हैं, चट्टानों की परतों में दबे हुए मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। चट्टानें लुढ़क कर चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं काम करती है चट्टान पर, बहुत सारी प्राकृतिक क्रियाएं, जैसे अपघर्षण हो गया। जैसे आप देखेंगे तो हम कहते हैं यहाँ पर अपघर्षण की एक प्रक्रिया हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक चट्टानों के ताप और दाब बढ़ने के कारण जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो चट्टानों से टूट करके जो छोटे छोटे कण अलग होते हैं इनको अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। कई बार हवा के द्वारा, कई बार जल के द्वारा, कई बार जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो आग्नेय सेलों से टूट करके जो अवसादों का जमाव होता है उससे अवसादी सेल बनते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानें उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तन हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो आप जानते हैं कि चिकनी मिट्टी की स्लेट में जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। स्लेट में चूना और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिड़ी बट्टी जिसको हम लोग बचपन में खेलते थे, गिट्टी वगैरह। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पहले समय में पत्थरों से खेला जाता था। लाल किला आप देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल आप देख रहे हैं सफ़ेद संगमरमर से बना है। चट्टानों के ही उदाहरण हैं सभी। इसके अलावा आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यह आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय यानी एक प्रकार का चट्टान का जो चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो आप यहाँ पे सेल चक्र को ध्यान रख सकते हैं। इस फिगर को आप जरूर बनाएं। फिगर से आपको कॉन्सेप्ट याद रहते हैं भाई।
तो नोट्स में फिगर को जरूर शामिल करें। इसमें कितना अच्छा तरीके से समझाया है। जो मैग्मा है, मैग्मा बाहर आकर के जब इस प्रकार से ठंडा हो गया, कठोर हो गया, तो उससे आग्नेय चट्टानें बनी भाई। अब आग्नेय चट्टानें टूट फूट करके अवसाद जो है उसके किसी जगह पर जमा हो गए, तो उससे अवसादी चट्टान बन गई। इस अवसादी चट्टान में लंबे समय तक ताप और दाब बढ़ा, तो उससे कायांतरित चट्टानें बन गई। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या संबंध इनके बीच में है। इस पूरी प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर एक स्थान पर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब से आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित में बदल जाते हैं। अधिक ताप एवं दाब में कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। ये जो है खनिजों का प्रयोग वगैरह यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। कॉलम्स देख लेते हैं। कोई कॉलम छोटे तो नहीं हमारे पास। ये कॉलम हम कवर कर चुके हैं, इनको आप ज़रूर नोट करेंगे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, यहाँ पर दिया गया है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है और 6 किलोमीटर तक इसको इंजीनियर तेल की खोज के लिए खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारे पास कितनी विशाल आकृति है। इसके केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। क्वेश्चंस जरूर देखें एक बार। एनसीईआरटी में हमेशा क्वेश्चंस देखें भाई। क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं अभी बता भी चुका हूं। तो इन क्वेश्चन के आप आंसर जरूर देखेंगे भाई एक बार। इनको स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करना है। खासकर 1, 2 और 3 के जो यहाँ पे क्वेश्चंस के प्रकार दिए हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। आगे देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर को देखेंगे, इसमें क्या क्या दिया गया है। फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। परंतु ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने पीछे एक चैप्टर पढ़ा होगा, पृथ्वी की गतियाँ, तो उसके डिटेल्ड फॉर्म जो मैं कह सकता हूँ वो इस चैप्टर में है हमारे पास। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में कोई चेंज तो नहीं है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का ये पार्ट है, आप देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारे पास उसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी इसमें हमको देखने को नहीं मिल रहा है भाई। तो बिल्कुल सेम है चैप्टर, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारी बदलती पृथ्वी, जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम देखना शुरू करते हैं।